प्रश्न के हिंदी मीडियम की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको मांग का स्वरूप, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, मांग फलन और मांग के निर्धारक कारक और मांग के विभिन्न प्रकार के बारे में समझाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांग के स्वरूप के बारे में, नेचर ऑफ डिमांड के बारे में। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सामान्य भाषा में लोग इच्छा को ही मांग समझ लेते हैं, लेकिन हर इच्छा मांग नहीं होती है। किसी भी इच्छा को मांग बनने के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहले इच्छा होना, क्योंकि अगर आपकी किसी वस्तु खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कभी भी मांग नहीं बन सकती है। दूसरा, जिस वस्तु की इच्छा की गई है वो बाजार में उपलब्ध होना भी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी इच्छा है आसमान से तारे तोड़ के खरीदने की, लेकिन तारे से स्टार बाजार में बिकने भी तो चाहिए। यानी कि ऐसी चीज जो बाजार में उपलब्ध नहीं है उसकी आप कभी भी मांग नहीं कर सकते हो। अगर कोई चाहता है बृहस्पति ग्रह खरीदना, कोई चाहता है मान लीजिए सितारे खरीदना, चांद खरीदना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाजार में ये चीज उपलब्ध नहीं है। या मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति कल्पना करता है, इच्छा करता है कि उसको उड़ने वाली कार चाहिए, तो वर्तमान परिस्थिति में तो उड़ने वाली कार उसको मिल नहीं सकती है। तो ये सब की सब इच्छा कहलाती है, इस सबको हम मांग नहीं कहते दोस्तों। इसके अलावा सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास वस्तु होनी चाहिए, तीसरा हमारे पास साधन होने चाहिए। अगर हम वस्तु की इच्छा करते हैं, हमारी वस्तु उपलब्ध भी है, लेकिन उसे खरीदने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, तो वो कभी भी मांग नहीं कहलाएगी। मान लीजिए मैं सपने देखता हूं कि मुझे 1 करोड़ की कार मिल जाए, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए कार भी तो होने चाहिए। तो तीसरी जो जरूरी चीज है वो है साधन होने चाहिए। चौथी चीज, अगर मान लीजिए मेरे पास साधन भी है, मेरे पास वस्तु भी है, मेरे पास इच्छा भी है, लेकिन जब तक उस पैसे को खर्च करने को मैं तैयार नहीं हूंगा तब तक वो इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी जेब में 500 रुपए है, मुझे भूख लगी है, छोले भटूरे उपलब्ध भी हैं, लेकिन मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा नहीं है, तो भी मांग नहीं कहलाएगी। मान लीजिए छोले भटूरे खाने की इच्छा है, छोले भटूरे भी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन उस पैसे को छोले भटूरे पे खर्च करना नहीं चाहता, तो भी वो मांग नहीं कहलाएगी। यानी कि जब ये 4 चीजें मिल जाएंगी, कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी? सबसे पहली चीज वस्तु की उपलब्ध होनी चाहिए, वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता उस वस्तु खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। तीसरा उसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति होनी चाहिए और वह अपनी क्रय शक्ति खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। जब तक ये चारों की चारों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक कोई भी इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। यानी कि जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदने को तैयार है। अब यहाँ पे देखिए कीमत के संदर्भ में लिखी जाती है मांग, हमेशा याद रखिएगा। ये 4 विशेषता तो होनी चाहिए, लेकिन हमेशा मांग कीमत के संबंध में होती है, संबंध में होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत स्पष्ट नहीं है तो भी वो मांग नहीं कहलाएगी और हमेशा एक निश्चित समय अवधि में की जाती है। जो चीज मैं सर्दियों में खरीदने को तैयार हूं, हो सकता है मैं गर्मियों में खरीदने को तैयार ना हूं। तो सिंपल समझ लीजिए कि मांग का मतलब होता है वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर और निश्चित समय अवधि में खरीदने को तैयार है। इसके अंदर इच्छा भी आ जाएगी, वस्तु की उपलब्धता भी आ जाएगी, वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन भी होने चाहिए और साधनों को खर्च करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। यानी कि आवश्यकता और मांग में भी, इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर होता है दोस्तों। इच्छा का, किसी वस्तु को पाने की इच्छा केवल इच्छा है। आवश्यकता मतलब है जब उपभोक्ता के पास वस्तु खरीदने की क्षमता होती है और जब वो खरीदने को तैयार है तो वो आवश्यकता है। और मांग के लिए जरूरी है कि चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांग के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, एक होता है मांग, और एक होता है मांगी गई मात्रा। इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। मांग के लिए हमारी विभिन्न कीमतें होती हैं और इसके लिए मांगी गई मात्रा के लिए निश्चित कीमत है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्याज की हम बात कर रहे हैं कि अगर प्याज की कीमत 10 रुपए होगी तो मैं उसकी 100 मात्रा खरीदूंगा, 100 किलो खरीदूंगा। 20 रुपए होगी तो 50 किलो खरीदूंगा और 5 रुपए होगी तो, या मान लीजिए 50 रुपए होगी तो 10 किलो खरीदूंगा। ये मांग है। यानी कि मांग का मतलब है कि विभिन्न कीमतों पर कितनी मांग खरीदने को की वो इच्छा रखता है, कितनी खरीदने को वो तैयार है।
लेकिन जब हम मांगी गई मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक निश्चित कीमत होती है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैं 50 रुपए कीमत पर 100 किलो प्याज खरीद रहा हूं या खरीदता हूं, तो ये एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा है, इसलिए इसको कहेंगे मांगी गई मात्रा। और विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्रा को बोलते हैं मांग। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जब हम मांग की बात करते हैं तो अलग अलग कीमत होती है, अलग अलग मात्रा होती है, और मांगी मात्रा की जब बात करते हैं तो निश्चित कीमत होती है, निश्चित मात्रा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक अगला कंसेप्ट हमारा जो है वो है व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, पहले ये समझ लीजिएगा फिर डिफरेंस कर लेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता है, जब कीमत 5 रुपए है तो उपभोक्ता ए 100 वस्तु खरीदता है, 10 रुपए पर उपभोक्ता ए 50 वस्तु खरीदता है, और 15 रुपए पर उपभोक्ता 20 वस्तु खरीदता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग मात्रा, अलग अलग कीमत पर ही को ही हम मांग कहते हैं। अगर हम बात करें कंज्यूमर बी की, तो वो 50 गुड्स खरीद रहा है, कीमत जब 5 रुपए है, 40 वस्तु खरीद रहा है जब कीमत 10 रुपए है, और 30 वस्तु खरीद रहा है जब कीमत 15 रुपए है। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कहलाएगा 150, 50 और ये 90 और ये 50। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा जो मांग की जाती है वो व्यक्तिगत मांग कहलाती है, और जितने भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं सभी की मांग को अगर हम जोड़ देंगे तो वही मांग बाजार मांग कहलाएगी। यानी कि जैसा कि डायग्राम के थ्रू आप देख भी सकते हो, यहाँ पे व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में बताया गया है व्यक्तिगत मांग को जोड़ करके, जैसे 5 और 5 10 हो गया, मतलब सॉरी कीमत 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, बाजार में भी 5 रहेगी। कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए है और 10 रुपए भी है। यानी कि ये हमारी है ए के लिए, ये बी के लिए और ये बाजार के लिए। तो कीमत तो तीनों के लिए सेम है, लेकिन जब मात्रा की बात करेंगे तो ये 50 खरीद रहा है, ये 40 खरीद रहा है, बाजार में 90 की मांग आएगी। कीमत घटकर 5 रुपए होने पर ये 100 खरीद रहा है, ये 50 खरीद रहा है और ये 150 खरीद रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो ये व्यक्तिगत मांग से बाजार मांग निकल जाती है। दोस्तों अगर आप कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें तो मैं आपको समझा देता हूं कि व्यक्तिगत मांग का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु खरीदी जाती है उसकी मांग, और बाजार मांग का मतलब होता है सभी व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तु खरीदी गई है उसकी मांग। इस तरीके से दोस्तों व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम अंतर भी आपको समझा रहे थे दोस्तों। तो पहला अंतर तो ये है कि व्यक्तिगत मांग जो होती है वो एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है, जबकि बाजार मांग जो होती है वो सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई कुल मात्रा को दर्शाती है। दर्शाता है एक व्यक्ति के क्रय को, बाजार मांग दर्शाती है पूरे बाजार में यानी कि जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी कितनी वस्तु खरीदेंगे उनको दर्शाती है। व्यक्तिगत मांग केवल एक उपभोक्ता के आंकड़े होते हैं, जबकि बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं के आंकड़ों का योग होते हैं। व्यक्तिगत मांग उपभोक्ता की आय, उसकी पसंदगी और कीमत पर निर्भर करती है, जबकि बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की आय पर, सभी उपभोक्ताओं की पसंदगी पर और वस्तु की कीमत आदि पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल दिया, जैसे उपभोक्ता ए 5 रुपए पर 100 यूनिट मांगता है और यहाँ पे उपभोक्ता ए 100 खरीद रहा है, उपभोक्ता भी 50 खरीद रहा है, टोटल मिलाकर 150 की मांग होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है मांग का स्वरूप वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें मांग फलन की, इसका मतलब होता है वे कारक जिनके द्वारा मांग प्रभावित होती है। यानी कि किसी भी वस्तु की खरीदी गई मात्रा या आप कितनी वस्तु खरीदना चाह रहे हो, मांग कई कारकों पर निर्भर करती है। उन सभी कारकों के बारे में जो चर्चा है वो हम एक एक करके करने वाले हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक या मांग फलन। तो सबसे पहला जो कारक है वो है वस्तु का मूल्य, क्योंकि वस्तु का मूल्य किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों मांग का नियम हमें बताता है कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की कम मांग खरीद करेगा, और वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मांग करेगा। यानी कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। अगर एक वस्तु ऊंची कीमत पर मिलती है तो उपभोक्ता उसे कम मात्रा में खरीदेगा, और नीची कीमत पर मिलती है तो उपभोक्ता उसे अधिक मात्रा में खरीदेगा।
यानी कि अगर मोबाइल फोन की कीमत 20,000 से 25,000 हो जाती है तो कम उपभोक्ता उसे खरीदेंगे, और अगर 15,000 हो जाती है तो उसे उपभोक्ता ज़्यादा खरीदेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत समझाने का है नहीं। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, देखिए उपभोक्ता की आय जो है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरफ ले रहे हैं हम उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु जो है वो है हमारी सामान्य या घटिया। हम दो कैटेगरी मान के चल रहे हैं। अगर वस्तु सामान्य है तो इसका मतलब है कि अगर आय बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मांग करेगा, और आय कम होती है तो वस्तु की मांग कम करेगा। वहीं अगर वस्तु घटिया है तो आय के बढ़ने पर उपभोक्ता जो है वो मांग में कमी कर देगा, और आय कम होने पर मांग जो है वो अधिक कर देगा। यानी कि सामान्य वस्तु की स्थिति में अगर आपको मांग वक्र बनाना हो तो सामान्य वस्तु का मांग वक्र इस तरीके का होता है, जिसमें यहां पर हम लिख रहे हैं आय और यहां पे लिख रहे हैं हम वस्तु की मात्रा। यानी कि हमें यह दिखाना है कि जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है, मान लीजिए उपभोक्ता की आय है 100 रुपये, उपभोक्ता कितनी वस्तु खरीद रहा है, मान लीजिए 10 वस्तु खरीद रहा है। उपभोक्ता की आय 120 हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाकर 12 कर देगा। तो इस स्थिति में अगर हम मांग वक्र बनाएंगे तो इस तरीके का मांग वक्र बनेगा, पॉजिटिव। घटिया वस्तु की बात करें तो घटिया वस्तु की स्थिति में क्या होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए सड़े हुए टमाटर हो गए, मोटा अनाज हो गया, ऐसी स्थिति में आय बढ़ने पर मान लीजिए ये हमारी शुरू में 10 आय है और इनकम 100 रुपये है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय बढ़ाने पर जो वस्तु की मांग है उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का बनेगा, डाउनवर्ड। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि कई स्थिति में मांग वक्र इस तरीके का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर हम वस्तु की कीमत लिख दें, यहां पर हम वस्तु की कीमत लिख दें और यहां पे मात्रा लिख दें, तो कीमत और मांग में तो विपरीत संबंध होता है, ये हम जानते ही हैं। फिर अगर आय बढ़ती है तो हम दिखाएंगे कि जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, ऐसा। यानी कि समान कीमत पर अब उपभोक्ता पहले से ज्यादा वस्तु खरीद रहा है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और वस्तु कैसी है, वस्तु सामान्य है। यानी कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप वाई एक्सिस पे आय लिख रहे हो तो डिमांड कर्व पॉजिटिव बनेगा, और अगर वाई एक्सिस पे कीमत लिख रहे हो तो डिमांड कर्व हमारा उपभोक्ता की आय बढ़ने से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरीके से ये वाला लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। दोस्तों मांग वक्र का ढाल कैसा हो, जैसे ये तो पॉजिटिव है, लेकिन मांग वक्र का ढाल कैसा होगा ये डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर। यानी कि वस्तु की प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु विलासिता की है या आरामदायक है या अनिवार्य है। तो इसके बारे में चर्चा तो दोस्तों मांग की लोच में करेंगे। फिलहाल आप यहां पे समझ लीजिए कि उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि मांग को बढ़ा देगी, उपभोक्ता की आय में कमी मांग को कम कर देगी अगर वस्तु सामान्य है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि मांग को कम कर देगी, उपभोक्ता की आय में कमी मांग को बढ़ा देगी अगर वस्तु घटिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा संबंधित वस्तु। देखिए मैं संबंधित वस्तुओं के बारे में भी बता देता हूं आपको। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। संबंधित वस्तुएं, सबसे पहले आप समझ लीजिए संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार की कीमत बढ़ जाए तो आलू की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कार की कीमत और आलू की मांग दोनों की दोनों असंबंधित वस्तुएं हैं, असंबंधित है। यानी कि इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। संबंधित वस्तु तब कहलाती है जब एक की कीमत का असर दूसरे की मांग पर पड़ता है। यानी कि ऐसी कोई वस्तु हो जिसमें एक वस्तु की कीमत का असर दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है
तो उसको बोलते हैं संबंधित वस्तुएं। यानी कि संबंधित वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए चाय है, चाय कॉफी है और चाय दूध है। मान लीजिए टाटा स्काई है और डिश टीवी है। इसी तरीके से मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, कार है, पेट्रोल है। यानी कि ये सभी एक दूसरे की से संबंधित है। संबंध में दो प्रकार के संबंध बन सकते हैं, एक तो है पूरक वस्तुएं और दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो इसके बारे में दोस्तों मैं अब आपको डिटेल कराता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पूरक वस्तुओं के बारे में। यानी कि संबंधित वस्तुएं जो होती हैं, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, एक पूरक वस्तु हो गई, दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। पूरक वस्तु क्या होती है? जिसमें जो मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है। हम साथ साथ हैं, यानी कि जो मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है। यानी कि अगर आपको चाय बनानी है तो आपको चीनी भी चाहिए और दूध भी चाहिए और पत्ती भी चाहिए, यानी चाय पत्ती भी चाहिए। तो ये हमारी पूरक वस्तुएं हो गई। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पेट्रोल की और कार की, तो ये पूरक वस्तु हो गई। यानी कि पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है। जैसे मान लीजिए एसी हो गया और बिजली हो गई, ये पूरक वस्तु होती है। प्रतिस्थापन वस्तु वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यानी कि जब आप वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हो तो ऐसी वस्तुओं को हम पूरक वस्तु के नाम से, प्रतिस्थापन वस्तुओं के नाम से जाते। जैसे मान लीजिए टाटा स्काई है, डिश टीवी है। अब ये प्रतिस्थापन वस्तु कैसे हैं? क्योंकि एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। और टाटा स्काई की जगह आप डिश टीवी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सीएनजी कार है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार है, ये भी प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। यानी कि एक दूसरे को जब आप इस प्रतिस्थापन कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, तो ऐसी वस्तु की कहलाती है प्रतिस्थापन वस्तु। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ले लेते हैं हम ले लेते हैं पेट्रोल और कार। तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार लोग कम खरीदेंगे और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार लोग ज्यादा खरीदेंगे। यानी कि पूरक वस्तु की स्थिति में पेट्रोल की कीमत का असर कार की मांग पर पड़ रहा है। डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करें तो यहां पे हम लिख लेते हैं पेट्रोल कीमत और कार मांग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि पेट्रोल और कार, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी ऑफ कार। तो जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, कार की जो मांग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस स्थिति में जो मांग वक्र बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर आप समझ लीजिए कि टाटा स्काई है। टाटा स्काई अगर महंगा हो जाएगा तो लोग टाटा स्काई की मांग कम कर देंगे और डिश टीवी की मांग ज्यादा करेंगे। यानी कि अगर दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं और टाटा स्काई, मान लीजिए टाटा स्काई 100 रुपए का है और डिश टीवी भी 100 रुपए का है। 100 लोग इसे खरीदते हैं, 100 लोग इसे खरीदते हैं, दोनों को 100 लोग खरीदते हैं। अब मान लीजिए ये 200 का हो गया, ये 100 का ही रहा, तो सारे के सारे कस्टमर या अधिकतर कस्टमर इसकी तरफ चले जाएंगे। यानी कि टाटा स्काई की कीमत बढ़ने से डिश टीवी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ टाटा स्काई, क्वांटिटी ऑफ डिश टीवी।
तो प्राइस ऑफ टाटा स्काई बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ डिश टीवी बढ़ जाएगी, यानी कि लोग डिश टीवी की मांग को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, और पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग को कम कर देगा। यानी कि दो प्रतिस्थापन वस्तुओं में जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उसकी मांग तो घटेगी, लेकिन उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाएगी। देखो सिंपल समझ लीजिए, अगर जियो महंगा हो गया तो जियो महंगा होने से लोग बीएसएनएल खरीदना शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि जियो की कीमत बढ़ेगी तो लोग बीएसएनएल की मांग को बढ़ा देंगे। तो ये कौन सी वस्तु है? ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। इसी तरीके से मान लीजिए दो चीजें आपस में एक दूसरे का को मिलकर बनती है। जैसे चाय अगर महंगी हो जाएगी तो लोग चाय, मान लीजिए चीनी महंगी हो जाए, दूध महंगा हो जाए तो लोग चाय का प्रयोग कम करेंगे। जब चाय कम पिएंगे तो पत्ती भी कम यूज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला है हमारा उपभोक्ता की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। देखिए उपभोक्ता की अपेक्षाएं भी मांग को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो उपभोक्ता कम वस्तु खरीदेगा वर्तमान में, अधिक वस्तु खरीदेगा वर्तमान में, क्योंकि भविष्य में कीमत जब बढ़ जाएगी तो उसके लिए उसको खरीदना बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसी तरीके से अगर उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमत घटने वाली है, वर्तमान में नहीं घटी, तो उपभोक्ता वर्तमान की जो मांग है उसको कम कर देगा और भविष्य में जब कीमत घट जाएगी तब उसे खरीदेगा। मैं एग्जांपल आपको देके बताऊं, मान लीजिए न्यूज आती है कि पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने वाला है रात 12 बजे से, तो आप क्या करोगे? अभी तो महंगा नहीं हुआ ना, रात 12 बजे से महंगा हुआ है, तो आप वर्तमान में जाकर पेट्रोल की टंकी भरवा लाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में ही आप वस्तु को स्टॉक करने के लिए उसकी अधिक मांग करोगे। ये इसका कंसेप्ट है। इसके अलावा दोस्तों रुचि और प्राथमिकताएं, किसी भी वस्तु की मांग उसकी रुचि और प्राथमिकताओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कारक में से एक है। अगर उपभोक्ता की रुचि, फैशन, टेस्ट किसी वस्तु के प्रति बढ़ता है तो उपभोक्ता उसकी अधिक मांग करेगा। मान लीजिए कोई हीरो नए तरीके के डिजाइन पहन के कपड़े आ जाता है, फैशन में आ जाती है कुछ, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। या मान लीजिए बारिश होती है बहुत तेज से, जब बारिश बहुत तेज होगी तो लोग ज्यादा मात्रा में पकोड़े खाएंगे तो पकोड़े की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि फैशन हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, सीजन हुआ और एक तरीके से अफवाहें हुई, ये सब चीजें मांग को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा सरकारी नीति भी मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगर सरकार किसी वस्तु पर कर लगा देती है तो भारी कर के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से उपभोक्ता वस्तु की कम कीमत खरीदेगा। इसी तरीके से अगर सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराती है, तो उपभोक्ता उसको ज्यादा मात्रा में खरीदेगा। सरकार के द्वारा ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार के द्वारा अगर आप अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाते हो तो सब्सिडी दी जाएगी। इसकी वजह से लोग अधिक मात्रा में प्रोत्साहित होंगे ईवी कार खरीदने के लिए और अपनी छतों पर आप कह सकते हो एक तरीके से सौर ऊर्जा का उपकरण लगाने के लिए। तो इसका पर्पज सरकार का सब्सिडी देने का यही है कि सरकार जिस चीज की मांग को बढ़ाना चाहती है उस पर सरकार सब्सिडी देती है, और सरकार जिस चीज की मांग को कम करना चाहती है उस पर सरकार भारी मात्रा में कर लगा देती है। इसी तरीके की पॉलिसी सरकार शराब, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट पे लागू करती है, जहां पर सरकार इनके उपभोग को कम करने के उद्देश्य से इनकी वस्तुओं पर भारी मात्रा में कर लगा देती है। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या का आकार भी मांग को प्रभावित करता है। अगर जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगी। इसके अलावा शहरी जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या, उस पर भी मांग डिपेंड करती है, और महिलाएं बढ़ रही हैं या पुरुष बढ़ रहे हैं उस पर भी मांग प्रभावित करती है। यानी कि ये सारे कारक मांग को प्रभावित करते हैं। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है तो डेफिनेटली मांग पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा कंपैरेटिव पुरुषों की संख्या बढ़ने से। इसके अलावा दोस्तों आय का वितरण, यदि किसी देश में आय का वितरण समान रूप से वितरित है तो मांग काफी हद तक स्थिर रहेगी, क्योंकि अमीर गरीब के बीच का जो गैप होता है वही मांग को क्रिएट करता है। जो अमीर लोग हैं ज्यादा वस्तु खरीदते हैं, ठीक है जी। अगर आय की समानता बढ़ती है तो लोग लग्जरी वस्तु की मांग करेंगे, आवश्यक वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। यानी कि अमीरों की आय बढ़ती है तो लोग महंगी कारें खरीदेंगे, महंगे घर खरीदेंगे। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे कंसेप्ट है जो मांग को प्रभावित करते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु की मांग किसी एक कारक पर प्रभावित नहीं करती बल्कि बहुत सारे कारक पर प्रभावित करती है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो देखिए इनमें से कोई एक पॉइंट आपको आ सकता है और उसके बारे में आपको डिटेल आपको करनी होगी। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन था, हमने बता देते हैं आपको।
एक मिनट बेटा, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि मांग को निर्धारकों का विश्लेषण कीजिए, तो ये तो आपने विश्लेषण आपने कर दिया, और स्पष्ट कीजिए कि इनका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ये एनालिसिस करने का टॉपिक है, इसको आपको सेल्फ करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में क्या असर पड़ता है। यानी कि आप एक एक पॉइंट के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल आप देखिए, बताइए अपने जीवन में आपने कहाँ कहाँ इन चीज़ों को देखा है, तो आप इस सबका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बारी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मांग के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो मांग के विभिन्न प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है प्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष मांग तब कहलाती है जब कोई वस्तु की मांग को किसी वस्तु द्वारा उपभोक्ता की मांग को डायरेक्टली सेटिस्फाइड किया जा सकता है। जैसे दूध की मांग है, पनीर की मांग है, पानी की मांग है, सब्जी की मांग है, पंखे की मांग है, एसी की मांग है, ये सब हमारी डायरेक्ट मांग है, क्योंकि इससे हमारी आवश्यकता की डायरेक्ट संतुष्टि होती है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो प्रत्यक्ष मांग का मतलब होता है ऐसी वस्तु और सेवा की मांग जिसके द्वारा डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन उपभोक्ता को मिलता है। दूसरा है व्युत्पन्न मांग, जिसको अप्रत्यक्ष मांग भी कहते हैं। कई भी दोस्तों होती है व्युत्पन्न मांग, जिसको हम अप्रत्यक्ष मांग भी कहते हैं। जब हम उत्पत्ति के साधनों की मांग करते हैं तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं, क्योंकि एसी के मैकेनिक की मांग केवल इसलिए है क्योंकि एसी की मांग है। सर्दियों के समय जब एसी की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं होती है तो हम एसी के मैकेनिक को नहीं ढूंढते, एसी के मैकेनिक को हम गर्मियों में ढूंढते। तो एसी का मैकेनिक की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग। यानी कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और कोई और है जो उस वस्तु को प्रोवाइड कराएगा, इस तरीके की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कीमत मांग का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसकी मांग कीमत के द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि किसी वस्तु की मांग मूल रूप से उसकी कीमत जब प्रभावित करती है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। आय मांग जब आय प्रभावित करती है तो उसे आय मांग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की मांग अगर आय के बदलने से बदलती है, आय के बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, या जैसे कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हुआ, ब्रांडेड कपड़े हुए, ये आय पर निर्भर करते हैं। अगर आय ऊंची होगी तो लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, तो लोग रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े टीवी खरीदेंगे। तो ऐसी वस्तु जिसकी मांग केवल आय पर निर्भर करती है वो कहलाती है आय मांग। ऐसी वस्तु जिसमें एक दूसरे की कीमतों पर निर्भर करती है उसे कहते हैं तिरछी मांग, पारस्परिक मांग। यानी कि जब एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग एक दूसरे को प्रभावित करती है तो उसे बोलते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, पारस्परिक मांग। संयुक्त मांग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं, यहाँ पे दो वस्तु लिखा है गलत है, दो से अधिक वस्तुएं भी आएगा। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलकर किसी आवश्यकता को पूरा करती है तो उसे बोलते हैं संयुक्त मांग। जैसे चाय बनानी है तो चाय के लिए पानी भी चाहिए, चाय के लिए चीनी भी चाहिए, चाय के लिए चीनी की पत्ती भी चाहिए, चाय के लिए दूध भी चाहिए, चाय के लिए गैस भी चाहिए, और वो व्यक्ति भी चाहिए जो उसको बना सकता है। तो इस तरीके का मतलब है संयुक्त मांग। यानी कि एक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कई साधनों की, कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बोलते हैं संयुक्त मांग। ठीक है जी। इसके अलावा सामूहिक मांग तब कहलाती है जब एक वस्तु कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जैसे दूध है, दूध पीने के भी काम आ सकता है, दूध दही के भी काम आ सकता है, दूध मिठाई के भी काम आ सकता है, दूध नहाने के भी काम आता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब बहुत सारी वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता को पूरा करती हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त मांग, और जब एक वस्तु बहुत सारी आवश्यकता को पूरा करती है तो उसे बोलते हैं सामूहिक मांग। इसके अलावा वैकल्पिक मांग का मतलब होता है जब एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपको पंखा चलाना है तो बिजली से भी चला सकते हो, इन्वर्टर से भी चला सकते हो, जनरेटर से भी चला सकते हो। और अनुमानित या भविष्य मांग, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड का मतलब है जब किसी वस्तु की मांग भविष्य में की अपेक्षा के आधार पर ली जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तो डिटेल में हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्चुअली बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारा टॉपिक क्या नाम क्या है। हमारा टॉपिक है मांग में संचलन तथा मांग में परिवर्तन। ये बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, प्राथमिकता, सरकारी नीति, ये सब भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में माने जाते हैं।
तो हम जितने भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि मांग फलन के जितने भी कारक हैं, मांग फलन के कारक, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। क्या मतलब? Q डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y सॉरी, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कई तरीके की चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और दूसरा है कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारण, कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारण। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा है कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारण। तो मान लीजिए अगर कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में अगर वृद्धि होती है तो जो मांग है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि कीमत में बढ़ने से मांग का घटना कहलाता है मांग में संकुचन, संकुचन, और कीमत के घटने से मांग का बढ़ना कहलाता है मांग में विस्तार। यानी कि अगर कीमत घटती है बढ़ती है तो मांग में कमी, मांग में संकुचन कहलाएगी। कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ेगी, मांग में विस्तार कहलाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसको कहते हैं मांग में संचलन। यानी कि एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे की तरफ चलना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कीमत समान रहे, कीमत समान रहे लेकिन अन्य कारणों से, मतलब कीमत जो है वो समान रहे लेकिन अन्य कारणों से अगर मांग में वृद्धि होती है, यानी कि मांग में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। यानी कि कीमत समान है लेकिन मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। और अगर कीमत समान है लेकिन मांग घट जाती है तो इसे कहते हैं मांग में कमी। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसको कहते हैं मांग में परिवर्तन। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चंस कई तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको समझा देता हूं जिसमें हम बोल रहे हैं कि आखिरकार मांग में विस्तार में, मांग में विस्तार में और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मांग में विस्तार कीमत के घटने से और मांग में वृद्धि होती है। यानी कि कीमत घटी और मांग बढ़ी, इसको बोलते हैं मांग में विस्तार। यानी कि इसका जो कारण है, पहला कारण जो है वो क्या है, कीमत में कमी। तो आप बोल सकते हो कि मांग में विस्तार कीमत में कमी के कारण होता है। डिफाइन में आप बोल सकते हो कि कीमत के घटने से मांग का बढ़ना मांग में विस्तार कहलाता है। और अगर आप चाहो तो उसकी टेबल बना सकते हो। टेबल कैसे बनाएंगे मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपए और मात्रा भी हमने मान ली 100 रुपए, 100 इकाई। तो मांग में विस्तार कहलाएगा जब कीमत घटकर 80 हो गई और मात्रा बढ़कर 150 हो गई। यानी कि कीमत के घटने से मांग का बढ़ना मांग में विस्तार कहलाता है। टेबल अगर हमें बनानी हो तो टेबल कैसे बनाएंगे, सॉरी डायग्राम कैसे बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि जैसे शुरू में हम 100 पे थे और मात्रा भी 100 थी, इसको पॉइंट ए बोल दिया हमने। अब हुआ ये कि कीमत घटकर 80 हो गई। इस घटी हुई कीमत की वजह से मांग बढ़कर हो गई 150।
तो आप देख पा रहे हो कि जो आप पहले ए बिंदु पे थे अब आप बी बिंदु पर आ गए हो, यानी कि जो मांग वक्र है इसमें आप नीचे की ओर संचलन करते हो। तो एक पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो कि इस स्थिति में मांग वक्र, आप बोल सकते हो कि इस स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर संचलन करता है। यानी कि नीचे की ओर मूवमेंट करता है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसको हम मांग में विस्तार को हम मांग की मात्रा में वृद्धि भी कहते हैं, इस नाम से भी इसको जानते हैं। अगला है मांग में वृद्धि क्या होती है। तो दोस्तों मांग में वृद्धि तब कहलाती है जब कीमत समान रहे लेकिन मांग बढ़ जाती है, और ऐसा अन्य कारणों की वजह से होता है। यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सकती है इसकी वजह, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो सकती है इसकी वजह, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकती है इसकी वजह, इसके अलावा रुचि और प्राथमिकता में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है इसकी वजह। यानी कि कीमत समान रहेगी, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति को कहते हैं मांग में विस्तार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कीमत 100 रुपए पर उपभोक्ता 100 इकाई खरीद रहा है, कीमत 100 रुपए ही रही लेकिन मांग बढ़कर 150 हो गई। यानी कि समान कीमत पर उपभोक्ता पहले से ज्यादा वस्तु खरीद रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों मांग में विस्तार। यानी कि मांग में विस्तार कैसे निकालोगे, डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं दोस्तों। कीमत 100 रुपए पर मात्रा 100 इकाई है और ये हमारा मांग वक्र है। कीमत समान है, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कीमत समान रहने पर मांग बढ़कर हो गई 120 या 150। तो आप ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गए। यानी इस स्थिति में जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक गया। इसको बोलते हैं मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मांग वक्र आखिरकार दाईं ओर क्यों खिसकता है। तो अन्य कारणों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस स्थिति में मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, किस स्थिति में बाईं ओर खिसकेगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअली मजबूत है, यानी कि वे सभी कारण जो मांग को बढ़ाते हैं कीमत को छोड़कर, उसकी वजह से मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। और अगर कीमत में कमी होने से मांग बढ़ती है तो इसकी वजह से मांग वक्र नीचे की ओर संचलन करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट हम बना लेते हैं जिसमें हम आपको मांग में संकुचन और मांग में कमी के बीच का अंतर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि मांग में संकुचन का एक और नाम है, वो है मांग की मात्रा में कमी। और ये किसकी वजह से होती है, ये कीमत में वृद्धि की वजह से होती है। इसका कारण है कीमत में वृद्धि। यानी कि मांग में संकुचन हमेशा कीमत में वृद्धि की वजह से ही होगा। अगर कीमत में वृद्धि होती है और कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है तो इसको बोलते हैं मांग में संकुचन। यानी कि कीमत के क्या होने से, बढ़ने से मांग का घटना मांग में संकुचन कहलाता है। और इस स्थिति में मांग वक्र ऊपर की ओर संचलन करता है। देखिए कैसे ऊपर की ओर संचलन करता है। हम शुरुआत में ये मान लेते हैं, टेबल आप चाहो तो टेबल भी सेम बना सकते हो कि 100 रुपए कीमत पर मात्रा 100 इकाई है, हमने मान लिया, ए पॉइंट हमने ले लिया ये वाला। अब कीमत जो है वो बढ़कर हो गई 150 या 120 और उससे मांग घटकर हो गई 50। यानी कि अब आप देख सकते हो कि मांग वक्र वही है डी, लेकिन अब आप ए पॉइंट से किस पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए। यानी कि ऊपर की ओर संचलन हो गया। तो दोस्तों मांग में संचलन की बात हम जब कर रहे थे तो मांग वक्र ऊपर की ओर संचलन के होने की वजह कीमत में होने वाली वृद्धि है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी।
दोस्तों इस टॉपिक के रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर अपलोड कर रहे हैं। आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि आपने जो पढ़ाई की है उससे आपको कितनी सक्सेस मिली है या कितना आपको कंसेप्ट समझ में आया है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पे हर टॉपिक के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लगातार अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मांग में कमी की अगर हम बात करें, दोस्तों मांग में कमी की बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मांग में कमी जो होती है वो कीमत की वजह से नहीं होती बल्कि अन्य कारणों की वजह से होती है। तो मांग कीमत के समान रहने पर मांग घट जा रही है। क्यों घट रही है? अन्य कारणों से। जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, जैसे मान लीजिए पूरक वस्तु है, कोई पूरक वस्तु की कीमत बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की कीमत समान रहने पर भी कार की मांग जो है वो घट जाएगी। और भी कारक है, यानी कि अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इस स्थिति में मान लीजिए कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये पर उपभोक्ता 100 इकाई खरीद रहा है, कीमत हो गई बढ़कर 100, कीमत समान है और ये मांग वक्र है। मान लीजिए कीमत समान है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग घटकर रह गई 50। तो आप देख पा रहे हो कि जो मांग वक्र आपका डी था वो अब D0 हो गया या D1 हो गया। पहले D0 से D1 हो गया और इस स्थिति में जो मांग वक्र है उसका खिसका बाईं ओर है। यानी कि अगर कीमत समान रहती है और कीमत समान रहने पर मांग घट जाती है तो उस स्थिति को हम कहेंगे मांग में कमी। और अगर कीमत बढ़ती है और फिर मांग में कम होती है तो उसको कहेंगे मांग में संकुचन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला जो पॉइंट है उसमें हम आपको बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं दोस्तों आपके लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों मांग में संचलन की। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि मांग में संचलन कीमत की वजह से होता है। यहां मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा इसको, ये तो हमने लिखा ही है। पहला पॉइंट आप यही बोल सकते हो कि मांग में संचलन कीमत के कारण होता है, नंबर 1। फिर आप बोल सकते हो कि कीमतें घटने से मांग का बढ़ना और कीमत के बढ़ने से मांग का घटना। कीमत के बढ़ने से मांग का घटना और कीमतें घटने से मांग का बढ़ना मांग में संचलन कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि ये मांग में संकुचन और मांग में विस्तार को एक साथ दर्शाता है, आप ये भी बोल सकते हो। टेबल की बात करें या डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप कैसे बना सकते हो? आप बोल सकते हो कि इनिशियली हम 100 रुपये प्राइस पर 100 मात्रा खरीद रहे हैं, खरीद लो जी, कोई बात नहीं। कीमत अगर 120 हो जाती है तो उपभोक्ता केवल 50 गुड्स खरीदेगा, यानी कि कीमत बढ़ने से मांग घटना। तो ये कहलाता है हमारा मांग में संकुचन। और अगर कीमत जो है वो 80 हो जाती है तो मांग बढ़कर हो जाएगी 150। ये कहलाता है मांग में विस्तार। और अगर आप एक ही कर पे मांग वक्र को जोड़ दोगे तो इस स्थिति में मांग वक्र ऊपर और नीचे दोनों ओर संचलन करता है। यानी कि मांग में संचलन क्या है? मांग में संचलन का मतलब होता है कीमत के समान रहने पर मांग वक्र का ऊपर और नीचे की ओर चलना मांग में संचलन कहलाता है। ऐसा तब होता है जब कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है, कीमतें घटने से मांग बढ़ जाती है और इस स्थिति में मांग में विस्तार और मांग में संकुचन एक साथ पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मांग में परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है। ये आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि कीमत अगर समान रहे लेकिन अगर मांग बढ़ जाए या मांग घट जाए तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मांग में संचलन, मांग में परिवर्तन। यानी कि मांग में परिवर्तन कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों की वजह से होता है।
कीमत के घटने से मांग, कीमत के समान रहने पर मांग का बढ़ना और कीमत के समान रहने पर मांग का घटना मांग में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो मांग में परिवर्तन तब कहलाएगा जब कीमत तो समान रहेगी लेकिन जो मांग है वो बढ़ जाएगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। टेबल डायग्राम की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि को एक साथ दर्शाना है। ये मान लीजिए 100 रुपए कीमत पर 100 इकाई खरीदी जा रही है, 100 मांग है, 100 इकाई खरीदी जा रही है, ए पॉइंट है। 100 पर ही अब आप 50 खरीद रहे हो, यानी कि पहला मांग वक्र ये था, अब आपका मांग वक्र ये वाला हो गया, जो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है मांग में कमी को। और अगर कीमत समान रहे लेकिन मांग बढ़कर 150 हो जाए तो ये कहलाता है मांग में वृद्धि को। और आप दोनों को जोड़ दो तो ये कहलाएगा मांग में परिवर्तन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मांग में परिवर्तन कीमत के कारण होता है, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है, जबकि मांग में संचलन कीमत के कारण होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।